हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम गुप्त वंश को पढ़ रहे हैं। गुप्त शासकों में हम क्रम से बात कर रहे थे और आज की जो क्लास है इसमें हम गुप्त शासक कुमार गुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं कुमार गुप्त की। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी हुए और इनका शासनकाल 414 से लेकर के और 454 तक रहा। 414 में शासक बने और 454 तक ये गद्दी पर बने रहे। अब देखो, बात करते हैं कुमार गुप्त की। कुमार गुप्त शासक बनते ही कुछ उपाधियां धारण करते हैं, जैसे श्री महेंद्र द्वितीय और अश्वमेघ महेंद्र। ये उपाधियां बार बार पूछी जाती हैं। श्री महेंद्र द्वितीय और अश्वमेघ महेंद्र जैसी उपाधियां किसने धारण की? तो कुमार गुप्त ने धारण की। शासनकाल 414 से 454 तक रहा। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले शासक थे। अभिलेख भी सबसे ज्यादा जारी किए, सिक्के भी सबसे ज्यादा जारी किए। किसने? कुमार गुप्त ने। इसके अलावा कुमार गुप्त जो हुए, उनके सिक्कों पर मयूर का अंकन मिलता है, या दूसरे शब्दों में कहूं, कुमार गुप्त ने मोर के अंकन वाले सिक्के जारी किए और लगभग गुप्त शासकों ने गरुड़ के अंकन वाले सिक्के जारी किए, परंतु कुमार गुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मोर का अंकन मिलता है। तो यह अपवाद है और इसको अन्य गुप्त शासकों से अलग बनाता है, यह भी विशेष ध्यान रखना है। तो मोर के अंकन वाले सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? कुमार गुप्त। और अन्य गुप्त शासकों ने किसके सिक्के जारी किए थे? गरुड़ के अंकन के सिक्के जारी किए थे। ठीक है बेटा। अगर कुमार गुप्त की बात करें तो कुमार गुप्त के समय प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये नालंदा विश्वविद्यालय तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। ठीक है। इसी कारण इसे समझना ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान बुद्धिज्म कहा जाता है। दोबारा समझो, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कुमार गुप्त के समय। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसी कारण इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुमार गुप्त ने प्रसिद्ध विलसाड अभिलेख जारी करवाया था बेटा। कौन सा अभिलेख? विलसाड अभिलेख। इंपॉर्टेंट है। और इस अभिलेख से हमें गुप्त शासकों के वंश क्रम की जानकारी मिलती है, या गुप्त शासकों की वंशावली का परिचय मिलता है। ठीक है। गुप्त शासकों की वंशावली का परिचय मिलता है विलसाड अभिलेख। और विलसाड अभिलेख का संबंध किससे था? कुमार गुप्त से था। वैसे कुमार गुप्त की 454 ईस्वी में मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त शासक बने। तो कुमार गुप्त की मृत्यु 454 में हुई, उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुए। अब स्कंद गुप्त की हम बात करें, देखो आगे बढ़ते हैं। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था जिसका शासनकाल 454 से 467 ईस्वी तक रहा। ठीक है। 54 में शासक बने, 467 तक इस पद पर बने रहे, यह इनका शासनकाल रहा। स्कंद गुप्त के शासक बनते ही बेटा हुणों के आक्रमण शुरू हो गए। आक्रमण शुरू हुए और गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ, या फिर हम कह सकते हैं पतन की ओर उन्मुख होना, पतन की ओर शुरुआत होना। किसके समय? स्कंद गुप्त के समय ही धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। स्कंद गुप्त ने प्रसिद्ध भीतरी स्तंभ लेख जारी करवाया
और इस लेख से हमें गुप्तों के वंश क्रम का पता चलता है। तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंद गुप्त से ही है और इससे जानकारी मिलती है किसकी, गुप्तों के वंश क्रम की। स्कंद गुप्त ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया। कौन सी झील का जीर्णोद्वार करवाया, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया। और ये जीर्णोद्वार का कार्य उसने सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र यानी उस वक्त का आज का गुजरात और पहले का सौराष्ट्र, गवर्नर जो था प्रणदत्त, उसको ये जिम्मेदारी दी और प्रणदत्त का पुत्र चक्रपालित था। इन दोनों ने मिलकर इसका जीर्णोद्वार करवाया था। तो सौराष्ट्र झील सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है, यानी आज के गुजरात में, जिसका जीर्णोद्वार स्कंद गुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार की जिम्मेदारी किसको दी थी, सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित को दी थी। ठीक है बेटा, इतना ही नहीं, उसने इस सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर भी बनवाया था। विष्णु मंदिर का निर्माण कहां करवाया, सुदर्शन झील के किनारे। ये सुदर्शन झील काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसने चीनी शासक सांग के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। इसका मतलब यह है कि गुप्त शासक स्कंद गुप्त के चीनी शासकों से भी संबंध थे, तो सांग के दरबार में इसने क्या भेजा, एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, अब बेटा बार बार ये सुदर्शन झील आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सुदर्शन झील है कहां, सौराष्ट्र, आज का गुजरात। ठीक है, गिरनार पर्वत पे बनी है, गिरनार पर्वत पे बनी है, सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील। और इसमें दो नदियां आती है। कितनी नदियों का पानी आता है, दो। एक तो सुवर्णसिक्ता और दूसरी नदी है प्लासनी। सुवर्णसिक्ता और प्लासनी नदियों का पानी आता है। चर्चा होगी कि साहब इसका निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। सबसे पहले समझना है, सुदर्शन झील गिरनार पर्वत सौराष्ट्र में है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। गिरनार पर्वत पे है और सुवर्णसिक्ता और प्लासनी नदियों का पानी आता है। अब इसके जीर्णोद्वार को लेकर के तीन शासक, जीर्णोद्वार मतलब ये जीर्ण शीर्ण हो गई थी, दोबारा इसका जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार को लेकर के तीन शासकों के नाम आते हैं। पहला अशोक, जो मौर्य वंश का शासक हुआ। दूसरा रुद्रदामन, शक नरेश हुए। और तीसरा स्कंदगुप्त, जो गुप्त शासक हुए। तो जीर्णोद्वार दोबारा समझ रहे हो, जीर्णोद्वार को लेकर के कितने शासक जुड़े हैं, तीन। अशोक मौर्य वंश का था, रुद्रदामन शक नरेश था और स्कंदगुप्त गुप्त नरेश था। ठीक है, बल्कि निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है बेटा, और अंतिम गुप्त शासक कई बार आता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन हुए, तो बताना है बेटा, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुए। अंतिम गुप्त शासक कौन हुए, विष्णुगुप्त हुए। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से दो शासकों पे चर्चा की है। कुमारगुप्त, जिसने सर्वाधिक अभिलेख और सिक्के जारी किए, उसके सिक्कों पर मोर की आकृति मिलती है। एक स्कंदगुप्त, जिसने भीतरी स्तंभ लेख जारी करवाया और सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया। और स्कंदगुप्त के समय ही ये वंश धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुए। धन्यवाद।